दोस्तों ये कहानी झारखंड की धनबाद डिस्ट्रिक्ट की है। वहाँ दो दोस्त रहा करते थे, हरि सिंह और राम सिंह। दोनों ही धनबाद के कोलेरी में काम किया करते थे। ऐसे तो कोलेरी में हजारों मजदूर काम करते हैं, लेकिन इन हजारों मजदूर के बीच राम सिंह और हरि सिंह की दोस्ती बहुत ही फेमस थी। हरि सिंह को एक लड़की थी जिसका नाम सुनीता था, और राम सिंह को एक लड़का था जिसका नाम सुरेश था। राम सिंह और हरि सिंह का दोनों का घर साथ साथ ही था, दोनों के घर एक दूसरे का आना जाना था। बच्चे भी दोनों साथ खेला करते थे। सुनीता बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी, उसकी रुचि पढ़ाई की ओर था। और इसका जस्ट उल्टा सुरेश पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, वो खेलने कूदने में ज़्यादा जोर लगाता था। राम सिंह की पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। सुरेश बिन माँ का पला था, इसलिए वो आवारागर्दी ज़्यादा करता था। इधर दोस्तों समय गुजरता है, सुनीता और सुरेश धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। धनबाद के एक स्कूल से दोनों की +2 तक की पढ़ाई समाप्त हो गई थी। जहाँ सुनीता ने अच्छे नंबर से पास किया था, वहीं सुरेश किसी तरह खींच खाच के वो पास किया था। सुरेश का दिल पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, वो अपने पिता राम सिंह के साथ कोलेरी खदान में ही मजदूरी करने लगता है। सुनीता अपने पिता को बोलती है, पिताजी हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दो, हमें आगे पढ़ाई जारी रखनी है। लेकिन सुनीता की माँ अपने पति हरि सिंह को बोला करती थी कि बिटिया बड़ी हो गई है, इसके लिए कोई लड़का उड़का देखो, पढ़ाई लिखाई का लफड़ा छोड़ो, लड़का देखो। हरि सिंह भी अपनी बेटी सुनीता के लिए लड़का देखने लगते हैं इधर उधर। जैसे ये बात सुनीता को पता चलती है, सुनीता सिरे से ही मना कर देती है, बोलती पिताजी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। अब दोस्तों माँ बेटी के बीच घर में विवाद हो गया था। माँ की इच्छा थी कि बिटिया रानी की शादी ब्याह करके फ्री हो जाएं अपनी जिम्मेदारी से, लेकिन जहाँ उसकी बेटी सुनीता बोलती थी नहीं, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे जॉब करना है, नौकरी करना है। सुनीता की दिली इच्छा थी कि एक सरकारी नौकरी कर लूँ, अपने पैरों पर खड़ा जाऊँ और अपने पिता की भी कुछ न कुछ हेल्प करूँ, क्योंकि उसके पिता काफ़ी मेहनत करते थे। कोयला खदान में मजदूरी करना कोई आम बात नहीं दोस्तों, और डस्ट अलग से। सुबह जब उसके पिता जाते थे और शाम को जब घर आते थे तो बिल्कुल काला हो चुके होते थे। ये सब देखकर सुनीता काफ़ी द्रवित हो जाया करती थी। वो मन ही मन सोचा करती थी कि जिस दिन मेरा सरकारी नौकरी लग गया, मैं अपने पिता को आराम दूंगी, उन्हें काम करने नहीं दूंगी। लेकिन उसकी माँ अड़ गई थी कि शादी करने पर। बहुत समझाने के बाद सुनीता शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त पे। वो बोलती पिताजी मेरी शादी ऐसे लड़के से करना जो मेरी पढ़ाई लिखाई बंद ना कराए और पढ़ाई करने में मेरा हेल्प करे। हरि सिंह अपनी बिटिया से वादा करते हैं कि बेटी तुम्हारे लिए मैं ऐसा ही लड़का देखूंगा जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में मदद करेगा, तुम्हारी पढ़ाई को बंद नहीं कराएगा। अब दोस्तों वो इस टाइप का लड़का देखने लगते हैं। अब जैसे ही सुरेश को इस बात का पता चलता है कि सुनीता के लिए लड़का देखा जा रहा है, सुरेश अपने पिता राम सिंह को बोलता है कि पिताजी मैं सुनीता को मन ही मन चाहता हूँ, क्या ही अच्छा हो कि अगर हमारी शादी उसके साथ हो जाए। आप दोनों की दोस्ती भी है और दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी, जो बहुत ही अच्छा होगा। राम सिंह भी काफ़ी खुश होते हैं, वो भी जाते हैं हरि सिंह के यहाँ और बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं। उसके बाद दोनों में बातचीत शुरू होती है। राम सिंह सीधे मुद्दे पर आते हुए बोलते हैं कि हरि सिंह मैंने सुना है तुम अपनी बिटिया के लिए लड़के की खोज कर रहे हो। हरि सिंह बोलता है हाँ यार, कोई लड़का हो तो बताओ। राम सिंह बोलता है लड़का है क्या, लड़का तो है ही है मेरे पास, मेरा बेटा सुरेश। अगर तुम्हें पसंद आए तो कर दो शादी, हमारी दोस्ती भी बरसों से है और अब दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी, इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है। ये सुनकर हरि सिंह काफ़ी प्रसन्न होता है, लेकिन वो बोलता है नहीं, हमारी बिटिया की एक शर्त है, जो हमारी बिटिया रानी की पढ़ाई लिखाई ना छोड़ाएगा, पढ़ाई में जिसकी हेल्प करेगा, हम उसी लड़के से शादी करेंगे। अब राम सिंह थोड़ा बेचैन हो जाता है, बोलता है इस बारे में मैं अपने बेटे सुरेश से बात करके बताऊँगा। दोस्तों राम सिंह घर आता है और उसके घर पर सुरेश काफ़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। आते ही बोलता है पिताजी क्या होगा। राम सिंह सारा वाक़या बताते हैं और बोलते हैं हरि सिंह अपनी बेटी का शादी ऐसे लड़के से करेगा जो उसकी पढ़ाई बंद ना कराए, उसकी पढ़ाई में मदद करे। सुरेश तैयार हो जाता है, बोला पिताजी आप भी कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ और कोई घर में है ही नहीं, हम ही दोनों घर में हैं, तो हम दोनों मिलकर उसे अच्छे से पढ़ा लेंगे। और सुरेश तैयार हो जाता है। अब राम सिंह खुशी खुशी हरि सिंह घर वापस जाता है उसी टाइम और बोलता है कि हम तैयार हैं, मेरा बेटा भी तैयार है, तुम्हारी बिटिया का पढ़ाई जारी रहेगा। ये बात छुप कर सुनीता भी सुन रही थी, वो भी काफ़ी खुश होती है और उसके पिता हरि सिंह भी काफ़ी खुश होते हैं। दोस्तों उसी मौके पर पंडित जी को बुलाया जाता है, एक बढ़िया सा मुहूर्त देख के दिन फिक्स किया जाता है और तय दिन पे दोनों की शादी हो जाती है। अब दोस्तों सुनीता अपने घर से विदा होकर सुरेश के घर आ गई थी, यानी कि अपने ससुराल आ गई थी, लेकिन दोनों का घर आसपास ही था, इसलिए सुनीता जब भी दिल करता अपने मैके भी चली जाती थी और जब दिल करता अपने ससुराल आ जाया करती थी। दोनों परिवार को अच्छा मैनेज कर रही थी, दोनों परिवार बहुत ही खुश थे। दोस्तों धनबाद के एक अच्छा कॉलेज में सुरेश उसका एडमिशन करा देता है ग्रेजुएशन में। अब दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है, सुनीता पढ़ाई करने लगती है
उसके पिता, उसके माँ, इधर सुरेश के पिता और सुरेश भी इसकी काफ़ी मदद करते हैं। दोस्तों 1 साल बाद सुनीता को खबर मिलती है उसकी माँ काफ़ी बीमार है। उसके पिता हरि सिंह उसे लेकर हॉस्पिटल गए हैं। सुनीता दौड़ी दौड़ी अपने घर जाती है, वहाँ अपने मम्मी पापा को नहीं देखती है, तुरंत अपने पति सुरेश को फ़ोन करती है। सुरेश भी ड्यूटी छोड़ के आ जाता है, उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। दोस्तों हॉस्पिटल पहुँचते ही हरि सिंह का मायूस चेहरा देखकर सुनीता घबरा जाती है, बोलती पिताजी क्या हुआ। अब हरि सिंह फूट फूट कर रोने लगते हैं, बोलते बिटिया तुम्हारी माँ को कैंसर है, मैं तुम्हें नहीं बताया था कि तुम परेशान हो जाओगी, मैं तुमसे ये बात छुपाया था और तुम्हारी माँ का भी कहना था कि बिटिया को ये बात का पता ना चले, क्योंकि वो खामखा टेंशन लेगी, उसकी उम्र पढ़ने लिखने की है। दोस्तों सुनीता अपने पिता से निपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास जाती है, माँ के पैर पकड़कर सर रख देती है और जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों कुछ दिन इलाज चलता है, उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं ये लास्ट स्टेज है, अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, और एक दिन उसकी माँ इस दुनिया को सदा सदा के लिए छोड़ के चली जाती है। सुनीता काफ़ी रोती बिलखती है क्योंकि उसका मायके छिन गया था, क्योंकि उसके पिता तो दिन भर कोलेरी में नौकरी करते थे, ससुर और पति भी नौकरी करते थे, और अपना सारा टाइम अपनी माँ के पास बैठकर बातें किया करती थी। सुनीता यथासंभव अपने पिता को खुश रखने की कोशिश करती है। उसके बाद अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी थी वो। दोस्तों पार्ट 2 का एग्जाम हो जाता है। अब वो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में चली गई थी, अब पढ़ाई पर ज़्यादा समय देने लगी थी। उसके पति, उसके ससुर सब हेल्प करते थे क्योंकि इसका लास्ट ईयर चल रहा था। दोस्तों समय गुजरता है और वो दिन भी आता है जब इसका एग्ज़ाम होना था। इसका फाइनल एग्जाम होता है और अच्छे नंबर से सुनीता ग्रेजुएशन पास कर जाती है। घर में काफ़ी खुशी का माहौल था। अब सुनीता घर में बैठकर 1-2 फॉर्म भरने लगती है। तभी दोस्तों रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म आता है और सुनीता उस फॉर्म को भर देती है। अब वो अपने पति को बोलती है कि मुझे रांची जाना होगा, कुछ दिन के लिए मैं कोचिंग करना चाहती हूँ रांची में जाके। रांची में एनटीपीसी की कोचिंग होती है, बढ़िया कोचिंग होती है, अगर आपकी इच्छा हो और आप अगर मेरी मदद करो तो मुझे रांची में एडमिशन करवा दो। उसके पति सुरेश मान जाते हैं और उसे रांची ले आते हैं, एक कोचिंग में दाखिला दिला देते हैं। एक गर्ल्स हॉस्टल भी उसके लिए देख देते हैं क्योंकि कुछ ही दिन की बात थी। अब दोस्तों सुनीता गर्ल्स हॉस्टल में रख के अपना कोचिंग किया करती थी और सारा टाइम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। तभी दोस्तों एक दोपहर उसके पास उसके पड़ोसी का फ़ोन आता है। अब बोलता है सुनीता बेटा जल्दी से जितना जल्दी हो सके तुम घर आ जाओ। सुनीता पूछती क्या बात है। वो पड़ोसी बोलता है जितना जल्दी हो सके तुम घर आ जाओ, मैं फ़ोन पर ये बात नहीं बता सकता। अब सुनीता काफ़ी घबरा जाती है और तुरंत रांची से ट्रेन पकड़ती है धनबाद के लिए। ज़्यादा दूर तो है नहीं दोस्तों, और वह धनबाद आ जाती है। जैसे अपने घर जाती है तो वहाँ कोहराम मचा हुआ था। हुआ यूँ था, धनबाद कोलेरी में जहाँ उसके पिता, उसके ससुर और उसके पति तीनों काम किया करते थे कोयला काटने का, वो खदान धंस गया था। उसके अंदर काफ़ी मजदूर फंसे हुए थे। बचाव कार्य जारी था। सरकार जितनी कोशिश कर रही थी बचाने का उतनी कोशिश कर रही थी। मजदूर को निकाला जा रहा था रेस्क्यू करके। उसके बाद दोस्तों लाश निकालने का काम शुरू हो जाता है। उस लाश में सुनीता के पति, सुनीता के ससुर और सुनीता के पिता तीनों की लाश निकलती है। दोस्तों ये देखकर सुनीता अपना आपा खो देती है। उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है। उन लाशों से लिपट कर फूट फूट कर रोती है। दोस्तों अब उसकी सारी दुनिया ही लुट गई थी। अब उसके घर परिवार में कोई नहीं था, न ससुराल में कोई था, न मैके में कोई था। अब कहाँ जाए, क्या करे। कुछ दिन तो दोस्तों धनबाद में ही इधर उधर टहलती है, घूमती है। उसके आस पड़ोस के लोग उसे खाना दे दिया करते थे तो खा लेती थी, नहीं तो ऐसे ही पागलों की भांति घूमती रहती थी। तभी दोस्तों उसके पड़ोसी उसे समझाते हैं कि सुनीता ऐसे कब तक काम चलेगा, मरने वाले के साथ नहीं मरा जाता है। जिसको जाना था वो चले गए। दुनिया में अकेले लोग आता है और अकेले ही जीता है। तुम्हें तो चाहिए कि तुम्हें अपने पिता का सपना पूरा करना चाहिए, तुम्हें अपने पति का सपना पूरा करना चाहिए। तुम्हारा ही सपना था ना कि पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना ताकि अपने पिता की हेल्प कर सको। अगर आज तुम सरकारी नौकरी ले लेती हो तो तुम्हारी पिता की आत्मा को काफ़ी शांति मिलेगी, तुम्हारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों ये बात सुनीता के दिल में घर कर जाती है और वो धनबाद से वापस रांची आ जाती है। रांची आकर अपने गर्ल्स हॉस्टल में फिर से पढ़ाई लिखाई करने लगती है। दोस्तों थोड़ा दिन गुजरता है, जैसे ही महीना पुरता है गर्ल्स कॉलेज वाले उसे फीस मांगने लगते हैं। तब उसे याद आता है कि अब मैं फीस कहाँ से लाऊंगी, कोई फीस देने वाला तो है नहीं। अब दोस्तों उसका मानसिक स्थिति फिर से गड़बड़ होने लगता है। दोस्तों ऐसे ही सोचते सोचते वो रांची रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, कुछ सोच नहीं पा रही थी, आखिर मैं क्या करूँ, कहाँ से फीस लाऊँ, अपनी पढ़ाई जारी कहाँ से रखूँ। उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। एकाएक वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और सोचती मैं भी अपने आप को मिटा दूँ, और एक निर्णय कर लेती है और वो ट्रेन का इंतजार करने लगती है। तभी दोस्तों 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक किताब दुकान वाला जिसका नाम था विनोद जी। किताब दुकान में कोई ग्राहक था नहीं, वो बैठे बैठे इधर उधर देख रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र सुनीता पड़ती है और इसकी स्थिति देखते हैं तो समझ जाते हैं कि लड़की कुछ न कुछ गलत स्टेप लेने वाली है। दोस्तों किताब दुकान से जैसे ही निकल के वो सुनीता के पास आ ही रहे होते हैं, तभी एक ट्रेन आने का
हॉर्न बजने लगता है। अब सुनीता दोस्तों अपने चेयर से उठ के खड़ी हो जाती है। अब वो एकदम दिल बना ली थी कि ट्रेन के आगे कूद जाने का। इधर विनोद जी एकदम दौड़ते हुए आते हैं और जैसे सुनीता ट्रेन के आगे छलांग लगाने ही वाली थी कि विनोद जी उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेते हैं और जोरदार थप्पड़ उसे मारते हैं कि पागल लड़की तुम क्या कर रही हो। सुनीता तो पहले उनसे छूटने की कोशिश करती है। जब छूटने का प्रयास उनका विफल हो जाता है तो जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे अब नहीं जीना, मैं क्यों जीऊँ, किसके लिए जीऊँ। विनोद जी उसकी स्थिति जानते नहीं थे, फिर भी उसे सांत्वना देते हैं। उसे अपने किताब दुकान में ले जाते हैं, वहाँ उसे बैठाते हैं, उसे एक गिलास ठंडा पानी पिलाते हैं, फिर एक चाय पिलाते हैं। उसके बाद बोलते हैं बेटी अगर तुम मुझे अपना समझो तो अपनी सारी कहानी मुझे बता सकती हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ। दोस्तों सुनीता रोते रोते अपनी सारी कहानी बता देती है। ये सुनकर विनोद जी भी काफ़ी दुखी होते हैं। उसके बाद वो समझाने लगते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ अकेला ही जीना पड़ता है। विनोद जी बोलते हैं अब मुझे ही देख लो, मैंने अभी तक शादी नहीं की है, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेला ही दुनिया में जी रहा हूँ और तुम्हें भी जीने चाहिए। तुम जो लक्ष्य लेकर निकली थी वो लक्ष्य पूरा करना चाहिए। सुनीता बोलती है कि बाबा मैं वो लक्ष्य पूरा कैसे करूँ, महीना पूरा हो गया है, गर्ल्स कॉलेज वाले फीस मांग रहे हैं, पढ़ाई खर्चा अलग, मेस का खर्चा अलग, मैं कहाँ से पैसा लाऊं, लड़की जात क्या करूं। विनोद जी बोलते हैं कि मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेला ही अपने परिवार में रहता हूं, अगर बुरा ना मानो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, और रहा तुम्हारी पढ़ाई का तो मैं सारा खर्चा बयान करूंगा। तुम गर्ल्स हॉस्टल का जो भी बिल है वो बिल चुकता करो और हॉस्टल खाली करके मेरे घर आ जाओ। यही जी तुम अपनी कोचिंग क्या करना, इसका खर्च मैं उठा लूँगा, तुम मेरी बेटी बन के रहो, मेरा भी कोई है नहीं, मेरा भी दिल लगा रहेगा। दोस्तों ये आश्वासन पाकर सुनीता काफ़ी खुश होती है और विनोद जी उसी टाइम दुकान बंद करते हैं, उसे अपने घर लेके जाते हैं। जैसे ही शाम होता है विनोद जी बाहर जाते हैं, बोलते हैं चलो मैं खाना लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, तुम तब तक तैयार हो जाओ। दोस्तों बाहर से होटल से खाना लाते हैं, क्योंकि विनोद जी अकेला रहते थे, वो घर में खाना नहीं बनाते थे, वो बाहर होटल से ही खाना लाते थे, अब बाहर ऐसे ही खा लिया करते थे। दोस्तों सुनीता उनके साथ खाना खाती है। अब बोलती है पिताजी आपने मुझे बेटी कहा है तो आज से मैं घर की बेटी बन के रहूँगी, अब आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है बाहर होटल में, अब राशन का पूरा सामान ले आइए, मैं अपनी पढ़ाई भी करूँगी और घर का ध्यान भी रखूँगी। दोस्तों अब तो विनोद जी का काया ही पलट हो गया था। विनोद जी भी उसे पाकर काफ़ी खुश थे। दूसरे दिन अपनी बिटिया रानी को लेकर जाते हैं बाजार और पूरा सामान राशन का लेके आ जाते हैं। किचन की साफ़ सफाई होती है और सब कुछ व्यवस्थित कर दिया जाता है। अब सुनीता घर में खाना बनाने लगती है और घर की देखभाल करने लगती है और अपनी पढ़ाई भी करने लगती है, क्योंकि वहाँ से उसका कोचिंग थोड़ा ही दूर था। अब विनोद जी का भी टेंशन समाप्त हो गया था और सुनीता का भी टेंशन समाप्त हो गया था। तभी दोस्तों NTPC का एग्जाम का डेट आ जाता है। सुनीता एग्जाम देती है, उसका CBT 1 बहुत अच्छा जाता है और CBT 1 निकल जाता है। अब सुनीता CBT 2 की तैयारी करने लगती है। दोस्तों 3-4 महीने बाद CBT 2 होता है, उसमें भी उसके अच्छे मार्क्स आते हैं और उसका सिलेक्शन स्टेशन मास्टर के लिए हो जाता है। अब रह गया था उसका साइको टेस्ट बाकी। दोस्तों साइको टेस्ट होता है, वहाँ भी वो पास कर जाती है। जैसे ही दोस्तों सुनीता साइको टेस्ट पास करती है और वो सिलेक्ट हो जाती है, अब वो स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग के लिए चली गई थी। दोस्तों ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग निकलती है और सुनीता रांची जोन से थी, इसलिए उसकी पोस्टिंग इर्द गिर्द बनी थी रांची के। उसकी पोस्टिंग एक छोटा सा स्टेशन टाटी सिलवे पर हो जाती है। टाटी सिलवे जो कि रांची के पास ही है, मुश्किल से मुश्किल 15 किलोमीटर होगा। क्योंकि दोस्तों जो नया नया स्टेशन मास्टर बनता है उसे छोटा छोटा स्टेशन दिया जाता है, क्योंकि बड़ा स्टेशन वो हैंडल नहीं कर पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। जैसे ही वो टाटी सिलवे स्टेशन आती है, वहाँ जितने भी स्टाफ थे सब उसके स्वागत की तैयारी करते हैं और स्टेशन मास्टर का पदभार संभाल लेती है। उसके बाद वहीं से गाड़ी लेती है और सीधा जाती है रांची स्टेशन, जो कि महज 15-16 किलोमीटर दूर था, और अपने कथित पिता विनोद जी के जाकर पैर छूती है। विनोद जी उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं, बोलते हैं बेटिया ट्रेनिंग से आ गई। बोली पिताजी ट्रेनिंग से भी आ गई और अपना पदभार भी संभाल ली हूँ, चलिए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। और दोस्तों विनोद जी को लेके टाटी सिलवे स्टेशन आती है, उसे अपना कक्ष दिखाती है कि मैं अब यहाँ पर स्टेशन मास्टर बन गई हूँ। विनोद जी काफ़ी खुश होते हैं, उसे काफ़ी आशीर्वाद देते हैं। इसके कुछ समय के बाद दोस्तों सुनीता को सरकारी क्वार्टर मिलता है। सुनीता विनोद जी को लेकर अपने क्वार्टर में आ जाती है और एक पिता की तरह उनकी देख रेख करती है। उसके बाद सुनीता बोलती पिताजी अब आप घर में बैठ के आराम कीजिए, अब आपके कमाने के दिन नहीं है, मैं कमा रही हूँ। दोस्तों पहले तो विनोद जी नहीं मानते हैं, लेकिन जब सुनीता काफ़ी जिद करती है तो विनोद जी अपनी किताब की दुकान वहाँ रांची में बंद कर देते हैं। टाटी सिलवे में सुनीता बेटी के साथ क्वार्टर में रहने लगते हैं। अब विनोद जी सुनीता को अपनी बेटी मानते हुए उसके लिए एक लड़का भी देख रहे हैं। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? अगर बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं शानदार सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।